हर हर महादेव आप सभी को। अब तक अभिजीत गार्ड से पिटाई खाए जा रहा था और इधर कार्तिक सोफे पर बैठे हुए उसके मजे ले रहा था। उसने मुस्कुराते हुए तिरछी नजर से पूर्वी को देखा। पूर्वी जो कि कब से अभिजीत के लिए रोए जा रही थी। उसकी नजर जैसे ही कार्तिक पर पड़ी उसका एक्सप्रेशन पूरी तरीके से चेंज हो गया और वो चिल्लाते हुए गुस्से से बोली, कार्तिक के बच्चे, पता था मुझे कि तुम जानबूझकर अभिजीत को पिटवा रहे हो। अभी के अभी यहाँ सब कुछ रोको, वरना यहाँ किसी की खैर नहीं, समझे? और तुम्हारा तो सच में मुंह तोड़ दूंगी मैं। कार्तिक उसे देखकर हंसते हुए बोला, मारोगी क्या मुझे? वो इतना ही कहकर पूर्वी का मजाक उड़ाते हुए ठहाके लगाकर हंसने लगा। पूर्वी फिर से गुस्से से बोली, मैंने कहा ना उसे रोको, वरना। कार्तिक बोला पूर्वी को चिढ़ाते हुए, पूर्वी पूर्वी, सामने तो देखो कितना मजा आ रहा है। तुम मुझ पे चिल्ला करके ये मजा मिस कर रही हो। तुम्हें चोट नहीं लग रही उसके पिटाई खाने पर? पर मुझे तो लग रही है। गार्ड्स, रुको रुको रुको, मुझे चोट लग रही है, उसे मत मारो। पूर्वी बहुत ही गुस्से के साथ कार्तिक को घूर रही थी। कार्तिक ने जब ऐसा कहा तो सभी गार्ड्स रुककर कार्तिक को देखने लगे। कार्तिक बोला, हाँ अरे तुम लोग कंटिन्यू करो, तुम लोग मत रुको, मुझे तो मजा आ रहा है, मैं तो बस एक्टिंग कर रहा हूँ। इतना कहकर वो हंसते हुए पूर्वी को देखता है। पूर्वी जो कि गुस्से में कब से उसे घूरे जा रही थी। कार्तिक अभी भी पूर्वी का मजाक उड़ाते हुए एक्टिंग कर रहा था चोट लगने की। तभी कार्तिक जोर से चीखा। किसी ने उसके पेट में जोर से पंच किया था। उसकी चीख सुनते ही सभी गार्ड्स ने मारना बंद कर दिया और कार्तिक को देखने लगे। अभिजीत, राघव, सुमित भी कार्तिक को देखने लगे। उज्जवल बहुत ही ज्यादा हैरान थी। कार्तिक ने अपने सिर को अपने बगल में घुमाकर देखा। उसने तो कल्पना भी नहीं की थी कि पूर्वी उसे इतने जोर का पंच मार सकती है। कार्तिक हैरानी भरी नजरों से उसे देख रहा था। पूर्वी सोफे से खड़ी हो गई और कार्तिक के सामने जाकर उसके ऊपर थोड़ा सा झुकी और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, ये कैसा लगा? मजा आया? वहां मौजूद किसी ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पूर्वी ऐसा कर सकती है। इसी वजह से सभी पूर्वी को देखने में मग्न थे। सभी हैरानी से पूर्वी को देख रहे थे। यहाँ तक कि कार्तिक भी हैरानी से अपनी आंखों को बड़ी बड़ी करके पूर्वी की आंखों में देख रहा था। पूर्वी ने अपने दोनों हाथों से उसके शर्ट की कॉलर को पकड़ लिया और गुस्से से बोली, रोको रोको अपने गार्ड्स को, वरना यहीं इसी लिविंग रूम में गड्ढा खोद कर उसमें तुम्हें दफन कर दूंगी। पूर्वी ऐसा बोलकर उसके मुंह पे जोर का पंच करती है। अभिजीत को बहुत चोट लगी हुई थी। वो गार्ड्स के सहारे खड़ा था और बहुत ही मुश्किल से अपनी आंखों को खोलकर पूर्वी को देख रहा था। पूर्वी ने जब कार्तिक को एक जोर का पंच किया तो राघव और सुमित बहुत खुश हुए। पूर्वी ने फिर से कार्तिक को पंच किया और गुस्से से बोली, मैंने कहा ना उन्हें रोको। कार्तिक दर्द से कराहते हुए बोला, किसे रोकूं मैं? उन्हें जो ऑलरेडी रुके हुए हैं। कार्तिक ने जब ऐसा कहा तो पूर्वी ने अपने सिर को घुमाकर गार्ड्स को देखा। वो सभी चुपचाप पूर्वी को ऐसे देख रहे थे जैसे मानो वहाँ विलन पूर्वी ही है और कार्तिक मासूम। पूर्वी ने कार्तिक को देखा और उसके कॉलर को छोड़कर सीधे खड़ी हो गई। कार्तिक दर्द से कराहते हुए अपनी बाईं हाथ से अपने गाल को छूते हुए बोला, कितना मार दिया तुमने मुझे। पूर्वी उसकी बातों को पूरी तरीके से नजरअंदाज करके राघव सुमित को देखते हुए बोली, राघव सुमित, अभिजीत को संभालो। पूर्वी ने जब राघव सुमित से ऐसा कहा तो सभी गार्ड्स जिन्होंने राघव सुमित को पकड़ रखा था उन्होंने कार्तिक के इशारे का इंतजार भी नहीं किया और राघव सुमित को छोड़ दिया। कार्तिक ने अभी भी अपनी एक हाथ से अपने गाल को पकड़ रखा था। जब उन गार्ड्स ने कार्तिक से बिना पूछे ऐसा किया तो कार्तिक अपनी आंखों को छोटी छोटी करके बड़ी हैरानी के साथ उन्हें देखने लगा। राघव सुमित जाकर अभिजीत को थाम लेते हैं और उसे लेकर ऊपर कमरे में चले गए। उनके जाने के बाद पूर्वी ने पलटकर कार्तिक को देखा। कार्तिक सोफे पर बैठे बैठे अपने दोनों हाथों से अपने दोनों गालों को पकड़े हुए थे। जब पूर्वी ने उसे देखा तो वो डरकर थोड़ा सा पीछे होकर बोला, क्या है, फिर मारोगी क्या? पूर्वी टेढ़ी से इस्तेमाल करते हुए एटीट्यूड के साथ बोली, नहीं कार्तिक, मैं तुम्हें दोबारा नहीं मारूंगी। सिर्फ अभिजीत को ही नहीं, गौतमी, राघव, सुमित, इनमें से किसी को भी चोट लगे तो मुझे दर्द होता है। पूर्वी इतना ही कहकर सीढ़ियों से ऊपर चली गई। कार्तिक, उज्जवल और सभी गार्ड्स हैरानी भरी निगाहों से पूर्वी को देखते ही रह गए। उन सभी के जाने के बाद कार्तिक गुस्से से खड़ा हुआ और गार्ड्स पर चिल्लाते हुए बोला, किसी काम के नहीं हो तुम लोग, एक लड़की नहीं संभाल हो सकती तुम लोगों से। जो वो मुझे मारने लगी तो तुम लोग रुक गए। मैं क्या मरा जा रहा था? वो मुझे जान से मार देती। कार्तिक भी खुद पे ही गुस्सा करते हुए अपने रूम में चला गया। उसके पीछे पीछे उज्जवल चली गई। रात के 10 बज गए।
राघव अभिजीत के साथ उसके रूम में बिस्तर पर बैठकर उससे बातें कर रहा था। तभी वहाँ सुमित और पूर्वी एक साथ रूम में एंटर करते हैं। सुमित के हाथ में पेन किलर वाली दवाई थी और पूर्वी के हाथ में हल्दी वाला दूध। पूर्वी ने जैसे ही रूम के अंदर एंटर किया, उसने देखा कि अभिजीत राघव के साथ बेड पर पालथी मारकर बैठा हुआ है। इसी बात पे वो गुस्सा करते हुए अभिजीत पर चिल्लाते हुए बोली, मैंने तुम्हें कहा था तुम सोना, और तुम। पूर्वी इतना ही कहकर गुस्से से राघव और अभिजीत को घूरती है। राघव और अभिजीत उसके गुस्सा करने पर अपनी आंखों को बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगते हैं। तभी राघव झट से बेड से नीचे उतरकर खड़ा हो गया और अभिजीत कंबल को ओढ़कर बेड पर सीधे लेट गया और आंखें खोलकर पूर्वी को मासूमियत से देखने लगा। पूर्वी सुमित के साथ उसके बेड के बगल में आकर नजदीक खड़ी हुई। दूध के ग्लास को टेबल पर रखते हुए बोली, पहले ये पेन किलर ले लेना, उसके बाद दूध पी लेना, बेटर महसूस करोगे, रात भर में ठीक हो जाओगे। पूर्वी इतना कहकर चुपचाप अभिजीत को देखने लगी। अभिजीत उसे देखते हुए मुस्कुराकर प्यार से बोला, थैंक यू। इतने पर पूर्वी चिल्लाते हुए बोली, नहीं मतलब तुम्हें क्या जरूरत थी उन लोगों से भिड़ने की? हाँ, मैं पूछती हूँ क्या जरूरत थी, मुझे जवाब दो। एक तो पहले वो कार्तिक, उसने मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है। पता नहीं कौन सी दुनिया में लाकर पटक दिया है उसने हमें। कम से कम तुम तो समझदार बनो। पता नहीं किस जन्म का बदला निकाल रहा है वो हमसे। तभी राघव और सुमित एक साथ हंसे, जिस पर पूर्वी ने एक साथ उन दोनों को घूर कर देखा। उसके घूरते ही राघव और सुमित की हंसी तो जैसे गायब हो गई। वो दोनों एक साथ डरते हुए बोले, नहीं नहीं तुम बोलो, कंटिन्यू। फिर पूर्वी अभिजीत को देखते हुए चिंता करते हुए बोली, तुम आराम करो, मैं जा रही हूँ गौतमी को ढूंढने। पता नहीं क्या किया है उस कार्तिक के बच्चे ने उसके साथ, जो कब से दिखाई नहीं दे रही है। पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी। मैं चलती हूँ, ओके, गुड नाइट। उसके वहां से जाते ही राघव और सुमित उछल कर अभिजीत के बगल में आकर पालथी मारकर बैठ गया और अभिजीत भी उठकर बैठ गया। सुमित अभिजीत को टीज करते हुए बोला, डांटते हुए वो तो तुम्हारी मम्मा लग रही थी। उसकी बात सुनकर अभिजीत ब्लश करता है। राघव हंसते हुए, ओहो क्या बात है। इधर गौतमी स्विमिंग पूल के किनारे बैठी हुई थी, स्विमिंग पूल के अंदर अपने पैर को लटकाकर। तभी उसे भूख लगी। उसने खुद से ही कहा, भूख लगी है, एक काम करती हूँ, कुछ खा के आ जाती हूँ। कौन सा कार्तिक मुझ पर नजर टिकाए हुए बैठा है। गौतमी ऐसा कहकर अपने पैर को पूल से बाहर निकालती है और खड़ी होकर जैसे ही पीछे मुड़कर जैसे ही अपने कदम आगे जाने के लिए बढ़ाती है, वो देखती है कि सामने कार्तिक चुपचाप खड़े गौतमी को गुस्से से घूर रहा होता है। वो उसे देखकर बहुत डर गई और डर कर अपने पैर को पीछे खींच लेती है। कार्तिक गुस्से से बोला, तुम बाहर बैठी हुई थी, रुको अभी बताता हूँ तुम्हें मैं। कार्तिक इतना ही कहकर गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा। तभी गौतमी ने सोचा कि क्यों ना उसी के बगल से बचकर निकल जाया जाए। वो जैसे ही दौड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ी, उसके पैर आपस में ही लड़खड़ा गए और वो आगे की तरफ से गिरने लगी। कार्तिक ने सोचा कि जल्दी से जाकर उसे संभाल लें। वो जल्दबाजी में गौतमी की तरफ बढ़ा। उसने अभी गौतमी के बाजू को पकड़ा ही था, तभी उसका पैर फर्श पर गिरे पानी पर फिसल गया और गौतमी को लिए हुए ही फर्श पर पीछे की तरफ से गिर गया। कार्तिक के हाथ में और पीछे सिर में थोड़ी सी चोट आई। वो थोड़ा सा चीखा, लेकिन वो अपना दर्द पूरी तरीके से तब भूल गया जब उसकी नजर गौतमी के मासूम चेहरे पर पड़ी। गौतमी कार्तिक के ऊपर थी, उसके दोनों हाथ कार्तिक के सीने पर थे। डर से उसने अपनी आंखों को बंद कर रखा था। उन दोनों का ही चेहरा एक दूसरे के बेहद करीब था, इतना कि गौतमी कार्तिक के तेज गर्म सांसों को अपनी नाक और लिप्स पर आसानी से महसूस कर पा रही थी। तभी उसे एहसास हुआ कि कार्तिक ने केयरफुली अपनी एक हाथ से उसे उसके कमर से पकड़ रखा था। गौतमी ने झट से अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि उसके और कार्तिक के होठों को आपस में टकराने में सिर्फ 1 इंच का ही फासला था। गौतमी के दोनों हाथ तो कार्तिक के सीने पर ही थे, इसी वजह से वो कार्तिक की तेज धड़कनों को आसानी से महसूस कर पा रही थी। गौतमी ने अपनी नजरों को उठाकर कार्तिक की आंखों में देखा तो उसने देखा कि कार्तिक बिना किसी एक्सप्रेशन के चुपचाप गौतमी को गौर से देख रहा था। वो दोनों चुपचाप एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। वो दोनों ही एक दूसरे की आंखों में पूरी तरीके से खो चुके थे। गौतमी की काली खूबसूरत मासूम आंखें कार्तिक को और भी ज्यादा पागल कर रही थी। कार्तिक ने ये बात पहली बार नोटिस किया कि गौतमी की आंखें इतनी ज्यादा खूबसूरत हैं।
अब तो गौतमी का भी दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। कार्तिक पूरी तरीके से भूल चुका था कि वो कहाँ है। कार्तिक कुछ भी नहीं बोल रहा था। गौतमी ने कार्तिक को कुछ बोलने के लिए अभी मुंह खोला ही था, तभी उन दोनों के कानों में किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। गौतमी! वो कोई और नहीं बल्कि पूर्वी थी। पूर्वी उन दोनों को इस तरह देखकर बहुत हैरान थी। पूर्वी की तेज आवाज से उन दोनों का होश टूटा। उन दोनों ने एक साथ सिर को घुमाकर पूर्वी की तरफ देखा। पूर्वी उन दोनों को सवाल भरी नजरों से अब भी देख रही थी। कार्तिक पूर्वी को यहाँ इस तरह देखकर बहुत डर गया। और इससे पहले कि गौतमी कुछ रिएक्ट करती, कार्तिक ने उसके बाएं हाथ के बाजू को पकड़कर अपने बगल में खुद से दूर फेंक दिया और जल्दी से उठकर पूर्वी की तरफ मुड़कर खड़ा हो गया। गौतमी जमीन पर बैठे हुए कार्तिक को गुस्से से देख रही थी। जमीन पर बैठे बैठे अपनी एक हाथ की किहुनी को दूसरे हाथ से सहला रही थी, क्योंकि उसे उसकी किहुनी में चोट लग गई थी। पूर्वी ने जब कार्तिक का ऐसा व्यवहार गौतमी के साथ देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। वो सबसे पहले गौतमी के पास जाकर उसके हाथ को पकड़कर अपने सहारे से उठाती है। पूर्वी गौतमी की चिंता करते हुए उसके किहुनी को सहलाते हुए बोली, तू ठीक है ना? गौतमी क्यूट रिएक्शन के साथ बोली, हाँ ठीक हूँ, और कार्तिक को घूरती है। कार्तिक उन दोनों को ही देख रहा था। वो वहां से जल्दी से निकलना चाहता था। कार्तिक पूर्वी को सब कुछ एक्सप्लेन करना चाहता था। इसी वजह से उसने जैसे ही कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था, पूर्वी उसकी तरफ गुस्से से मुड़ी और चिल्लाते हुए बोली, कार्तिक के बच्चे, ये क्या किया तुमने? अब खड़े खड़े देख क्या रहे हो? सॉरी बोलो गौतमी को, चोट लगी है उसे। कार्तिक फिर से कुछ बोलने वाला था, तभी पूर्वी उसे डांटते हुए फिर बोल पड़ी, क्या चल क्या रहा था यहाँ पर? हाँ? कार्तिक फिर से कुछ बोलने की कोशिश करता है, तभी पूर्वी उसे फिर अनदेखा करके बोली, जरूर तुम्हारी ही गलती रही होगी, क्योंकि मेरी दोस्त की कभी कोई गलती नहीं होती है, हमेशा गलती तुम करते हो। कार्तिक हैरानी से पूर्वी को देखते हुए बोला, चुप करो तुम, इसमें मेरी क्या गलती है? क्या है मैंने? हाँ, और ये हमेशा क्या होता है? कब कब गलती की है मैंने, बताओ? पिछली बार मैं स्विमिंग पूल में तुम्हारी दोस्त को बचाते बचाते, इस बार भी मैं गिरा तुम्हारी दोस्त को बचाते बचाते। हर बार मैं तुम्हारी दोस्त को बचाता हूँ, इसमें तो मेरी क्या गलती हुई बताओ? हमेशा तो तुम्हारी दोस्त है ना जो गिरती रहती है। पूर्वी उसे उंगली दिखाते हुए उसकी तरफ एक कदम बढ़ी और जैसे ही कुछ बोलने वाली थी, गौतमी बोल पड़ी, ओ हेलो मिस्टर मंकी, तुम्हारी ही गलती है। कौन कहता है तुम्हें ऐसे मेरे पीछे आकर शांत भूत की तरह खड़े हो जाने के लिए? हाँ बोलो, क्यों आए थे? पिछली बार भी तुम्हारी ही गलती थी और इस बार भी गलती तुम्हारी ही है। मैं नहीं मानती कि मेरी कोई गलती है। बिल्कुल नहीं। गौतमी इतना ही बोलकर अपनी दोनों आईब्रोज को रेस करके कार्तिक को एटीट्यूड के साथ देखने लगी। कार्तिक गुस्से से बोला, तुम दोनों दोस्त ना बिल्कुल एक जैसी हो। दोनों एक साथ मुस्कुराते हुए बोली, वो तो है। कार्तिक को उन दोनों पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाया। वो गुस्से से अपने पैर को पटक कर वहां से मैंशन के अंदर चला गया। उसके जाने के बाद गौतमी और पूर्वी एक दूसरे को देखकर आपस में हंसी और हाई फाई किया। फिर पूर्वी बोली, वैसे गौतमी चल क्या रहा था यहाँ पर? और बड़ी सी स्माइल करते हुए बेसब्री से उसके जवाब का इंतजार करते हुए उसे देखने लगी। गौतमी उसके सिर पर धीरे से मार कर बोली, चुप कर तू, कुछ नहीं चल रहा था, मेरा पैर फिसल गया था, मैं गिर गई थी। उसका हाथ पकड़कर मैंशन की तरफ खींचकर उसे ले जाते हुए बोली, अब चल, मुझे कपड़े चेंज करने हैं, ठंड लग जाएगी मुझे। पूर्वी ने इससे आगे कुछ भी नहीं पूछा। वो मन ही मन मुस्कुराते हुए गौतमी के पीछे चली गई। अभिजीत और कार्तिक के बीच बहुत बड़ी फाइट हुई थी और पूर्वी ने भी कार्तिक को पीटा था। इसी वजह से कार्तिक ने उन सबका खाना उन्हीं के रूम में भिजवा दिया था और खुद भी रात को सोने से पहले किसी से मिला नहीं। वो अपने बिजनेस के काम में व्यस्त था। अभिजीत राघव सुमित के साथ और पूर्वी गौतमी के साथ अपने अपने कमरे में सोए थे। कार्तिक अपने रूम में बैठकर लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था और इधर उज्जवल दूसरे रूम में अपने बेड पर बैठकर मोबाइल चला रही थी। आज वो अपने घर नहीं गई थी। उसने कार्तिक से रिक्वेस्ट किया था कि वो आज रात भर इसी मैंशन में रहना चाहती है और कार्तिक ने परमिशन दे भी दी थी। उज्जवल अपने बेड पर बैठकर मोबाइल चला ही रही थी, तभी उसके मोबाइल पर किसी का कॉल आया। उज्जवल ने जब उस कॉल को देखा तो वो खुश हो गई और हंसते हुए बोली, इसने कॉल किया है इतने दिनों बाद? बताती हूँ मैडम को, इतने दिनों बाद कॉल कर रही है ना। उसने कॉल रिसीव करके अपने फोन को कान से लगाया और झुटमुट का मुंह फुलाकर बोली, हेलो मैडम, याद आ गई आपको मेरी? उधर से वो लड़की बोली, तुम कहाँ हो? उज्जवल बोली,
मैं वेस्ट बंगाल में हूँ सर के साथ। तभी वो लड़की बोली हैरानी से, वेस्ट बंगाल में? कार्तिक के साथ? उज्जवल बोली, मैं अकेली नहीं हूँ उनके साथ, 2 लड़कियां भी हैं और 3 लड़के। तू जानती है कार्तिक सर ना उस लड़की को, एक पूर्वी नाम की लड़की है, उसे बहुत पसंद करते हैं। उसी की वजह से उसके बाकी चारों दोस्तों को भी उसे यहाँ लेकर आए हैं। मैं तुझे ये बात बताना चाहती थी लेकिन मुझे टाइम मिला ही नहीं और फिर मैं बाद में भूल भी गई। तभी वो लड़की गुस्से के साथ बोली, यानी कि पूर्वी वहां पर है। तभी पूर्वी वहां से गुजर रही थी। उसने उज्जवल की आवाज सुनी तो उसके गेट पर छिपकर उसकी बातों को सुनने लगी। पूर्वी बहुत नटखट थी, बस शैतानी करने के लिए वो उज्जवल की बातों को सुनना चाहती थी कि उज्जवल किससे बात कर रही है। मगर वो सीरियस तब हो गई जब उसने उज्जवल के मुंह से अपना नाम सुना, वो भी किसी और को उसके बारे में बताती हुई। उज्जवल बोली, हाँ पूर्वी, पर पता है तुझे, पूर्वी ना कार्तिक सर को भाव भी नहीं देती है। मुझे तो लगता है कि कार्तिक सर पागल हो चुके हैं इस लड़की की वजह से। और दूसरी तरफ वो अभिजीत, यार मैं ये देख देख के सोचती रहती हूँ कि आखिर क्या है इस पूर्वी में जो दो एक बहुत हैंडसम और एक बहुत ज्यादा रिच उसके पीछे पड़ा हुआ है। पर तेरे लिए तो खुशी की बात है ना प्रियांजलि, तू तो बहुत ज्यादा पसंद करती है ना कार्तिक को, और वैसे भी तू स्विट्जरलैंड से यहाँ कार्तिक से शादी ही तो करने आई है। लेकिन कार्तिक तो पूर्वी को पसंद करते हैं, तो आई थिंक इट्स इम्पॉसिबल, नहीं? प्रियांजलि शैतान सी स्माइल करते हुए बोली, बस एक गेम खेलने की देरी है, फिर कार्तिक और उसकी पूरी प्रॉपर्टी मेरी मुट्ठी में। तभी उज्जवल बोली, देख इस गेम में मैं तेरा साथ दे रही हूँ, इसलिए तू उसकी प्रॉपर्टी में से कुछ तो मुझे देगी ही ना। पूर्वी छिपकर सीरियसनेस के साथ उसकी बात को सुनते हुए मन में बोली, इतनी बड़ी साजिश, प्रियांजलि नाम की लड़की के साथ ये उज्जवल मिली हुई है, मतलब कि ये उज्जवल बुरी लड़की है। मुझे कार्तिक को सेव करना होगा। तभी उज्जवल बोली, तुझे पता है मैं ना अभिजीत को बहुत पसंद करती हूँ यार, मुझे किसी तरह से उसे ना अपना बनाना है, बस तू कोई तरकीब बता दे। पूर्वी ने जब ये सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बहुत गुस्सा हो गई और मन ही मन उस पर गुस्सा करते हुए बोली, जी तो कर रहा है कि इस चुड़ैल की चोटी काट दूं। गुस्सा आ रहा है मुझे इस पर। ये अभिजीत के पीछे पड़ी हुई है और न जाने कौन लड़की है जो कार्तिक की प्रॉपर्टी हथियाना चाहती है, और मैं ये नहीं होने दे सकती। किसी तरह से मुझे इस बात को कार्तिक को बताना होगा। प्रियांजलि बोली, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तू तो खुद इंटेलिजेंट है, कुछ सोच तरकीब निकाल और बना ले अपना उसे। पूर्वी मेरे रास्ते में आई है, मैं उससे उसका सब कुछ छीन लूंगी। ना ही उसके पास अभिजीत रहेगा और ना ही कार्तिक। तू उससे अभिजीत को छीन और मैं कार्तिक को। उज्जवल मुस्कुरा कर बोली, ओके ठीक है, अभी फोन रखती हूँ, अभी मैं सोने जा रही हूँ, बहुत रात हो गई है, तू भी सो जा, ओके। उज्जवल ने फोन कट करके अपने बेड पे बगल में रख दिया। अभिजीत को कैसे फंसाया जाए ये सोचते हुए बेड पर लेट गई। पूर्वी ने सिर्फ उज्जवल की ही बात सुनी थी। वो चुपचाप वहां से अपने कमरे में जाकर अपने रूम के दरवाजे को अंदर से बंद कर लेती है और बेड पर गौतमी के बगल में आकर कंबल को अपने पैर पर डालकर बैठ गई। वो बहुत ज्यादा चिंता में थी। उसने दीवार पर लगी घड़ी को देखा तो उसमें लगभग 12:30 बज रहे थे। पानी पीने उठी थी, प्यास ही खत्म हो गई। अब तो मुझे दोनों को सेव करना होगा, कार्तिक को भी और अभिजीत को भी। बच्ची नहीं हूं मैं, अपना बनाने का मतलब समझती हूँ कि क्या कहना चाहती थी ये उज्जवल की बच्ची। मुझे पहले से ही शक था कि इसकी गंदी नजर है अभिजीत पर। इसे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी अगर इसने अभिजीत के साथ कुछ गलत किया तो। पर ये प्रियांजलि कौन है? वो स्विट्जरलैंड से यहाँ आई है। उसने अपने सिर को घुमाकर सोती हुई गौतमी सुकून से सो रही थी। पूर्वी ने अपने एक हाथ से उसके सिर को प्यार से सहलाया और फिर बेड पर लेट गई। इन्हीं सभी बातों के बारे में सोचते सोचते पूर्वी को भी नींद आ गई और वो गहरी नींद में चली गई। इधर पूर्वी, अभिजीत, गौतमी, राघव और सुमित के घर पर 2 दिनों से किसी ने भी ठीक से ना कुछ खाया था और ना ही कुछ पिया था। सुमित के घर पर उसके माता पिता अपने कमरे में बेड पर अंधेरे में उदास बैठे थे और वहीं दूसरे कमरे में रोती हुई उसकी बड़ी बहन बेड पर सीधे लेटे हुए उसके बारे में सोच रही थी। उनका नाम कृतिका पवार था। फिर वो रोते हुए खुद से ही बोली, कुछ समझ नहीं आ रहा, कहाँ है तू, लौट आ सुमित। कुछ ही घंटे में उन्हें नींद आ गई। राघव अभिजीत की तरह अपनी माता पिता का एक लौता बेटा था।
राघव के माता पिता अपने कमरे में अंधेरे में बेड पर लेटे हुए दोनों ने आंखें खोल रखी थी और दोनों की ही आंखें आंसुओं से भरे हुए थे। वो दोनों ही राघव के साथ बिताए हुए सभी खूबसूरत पलों को याद कर जिसकी वजह से उन्हें और भी ज्यादा रोना और राघव की याद आ रही थी। इधर अभिजीत की माँ अपने बेड पर बैठकर बहुत रो रही थी। वो उसके पिता से बार बार कह रही थी कि उन्हें उनका बेटा वापस चाहिए। वो पूरी तरीके से पागल की तरह व्यवहार कर क्योंकि वो अपना होश खो बैठी। वो अभिजीत की तस्वीर को लेकर अपने सीने से लगाकर रोए जा रहे। अभिजीत के पिताजी बहुत टेंस्ड हो गए। एक तो अपने बेटे के खोने का गम और दूसरा अपनी पत्नी को इस हालत में वो नहीं देख पा रहे। उन्होंने उन्हें गले से लगा लिया और उन्हें शांत करते हुए शांत हो जाइए, हमें विश्वास है हमारा बेटा हमें छोड़कर नहीं जा सकता, वो वापस आएगा, बस आप खुद को संभालिए वरना मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं टूट जाऊंगा। ये कहकर वो भी रोने लगी। पर अभिजीत की माँ शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो तो बार बार यही कह रही थी कि उन्हें बस उनका बेटा वापस चाहिए, बाकी वो कुछ नहीं जानती और बस रोए जा रही। बड़ी ही मुश्किल से अभिजीत के पिता खुद को संभालते हुए अभिजीत की माँ को संभालते हैं और उन्हें जबरदस्ती सोने के लिए मना लेते हैं। अभिजीत की तस्वीर को उसकी माँ ने सीने से लगा रखा था और वैसे ही उसकी तस्वीर को लिए हुए बेड पर लेटे उन्हें नींद आ गई। अभिजीत के पिता उठकर बैठ गए क्योंकि उन्हें बहुत बेचैनी हो रही थी। आखिर वो भी तो अभिजीत से बहुत प्यार करते थे। उन्हें डर था कि अगर अभिजीत नहीं मिला तो वो अपनी पत्नी को भी खो देंगे, फिर उनके पास कुछ नहीं बचेगा। इसी वजह से वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते हुए रो रहे थे। इधर गौतमी के घर उसकी माँ सोफे पर बैठे हुए रोए जा रही थी। उन्हीं के बगल में उसका छोटा भाई रोशन भी बैठा हुआ। रोशन भी अपनी दीदी को याद करते हुए बहुत रो रहा था। तभी रूम में गौतमी के पिता एंटर करते हैं। उन्होंने जब गौतमी की माँ को रोते हुए देखा तो वो आकर बेड पर बैठ गए और चिढ़ते हुए बोले, पागल बन रही हो तुम? हाँ, कह रहा हो ना कि शांत हो जाओ, मिल जाएगी वो मिलना होगा। तब गौतमी की माँ गुस्से से बोल पड़ी, कैसे पिता हैं आप? आपकी बेटी 2 दिनों से गुम हो गई है, पता नहीं उसके साथ क्या हुआ होगा, कैसी होगी, किस हाल में होगी, और आप इतने निश्चिंत हैं और मुझे कह रहे हैं कि ना रहूं मैं। बचपन से उसे आपने अपनी बेटी तो कभी माना ही नहीं, हमेशा एक बोझ समझते रहे। इतनी जायदाद, इतनी प्रॉपर्टी रखकर क्या करेंगे आप? क्या वही आपको बोझ लगती है? तो मैं भी तो किसी की बेटी हूँ, मैं भी तो बोझ लगती होंगी ना आपको। गौतमी के पिता बोले, देखिए मेरे सामने ये सब बकवास नहीं चलेगा, चुपचाप अपने आंसू पोंछिए और आकर सोइए। रोशन को भी सोने दीजिए, कल स्कूल जाना है उसको। मुझे पहले से ही लगता था उस पूर्वी के साथ रहकर हमारी बेटी बिगड़ेगी ही। बड़ी हो गई है वो कुछ भी कर सकती है, गलत रास्ते पे भी जा सकती है। क्या पता उसके साथ 3 लड़के और गायब हुए हैं, हो सकता है कि किसी के साथ भाग गई। उसके साथ पूर्वी भी तो गायब हुई है ना। तभी बहुत ज्यादा गुस्से के साथ उसकी माँ फिर बोली, बकवास बंद कीजिए आप अपनी, मेरी बच्ची ऐसी नहीं है, मुझे उस पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है। तभी उसके पिता गुस्से से बोले, हाँ, जिस दिन भरोसा तोड़ेगी ना उस दिन आना, उस दिन पूछूंगा मैं तुमसे कि कहाँ है वो भरोसा। गौतमी की माँ गुस्से में उसके पिता को नजरअंदाज करके वहां से उठकर गौतमी के कमरे में चली। रोशन भी उनके पीछे पीछे चला गया। वो गौतमी की चीजों को देखते हुए बहुत रो रही थी। उसी के स्टडी टेबल से रोशन ने गौतमी की फेवरेट कहानी की बुक उठाई और उसे देखकर मासूमियत से बोला, दीदी कहानी पढ़ना है ना तुम्हें? आओ तो, मुझे तुमसे कहानी सुनना है। आई प्रॉमिस यू, मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा, कभी कोई शैतानी नहीं करूंगा, बस एक बार लौट आओ दीदी। रोशन की ये बात सुनकर गौतमी की माँ बेड पर बैठकर बहुत ज्यादा रोने लगी। रोशन जल्दी से अपनी माँ के बगल में जाकर बेड पर चढ़कर बैठ गया और उनके गाल को अपने दोनों हाथों से पकड़कर प्यार से बोला, मत रोइए ना, आ जाएंगी दीदी, मुझे भरोसा है, वो आएंगी। आप लेटिए, आप सोइए, आराम कीजिए। आपने कुछ खाया पिया नहीं है, तबीयत खराब हो जाएगी आपकी, इतना मत रोइए माँ, टेंशन मत लीजिए, पुलिस खोज कर रही है ना, वो मिल जाएंगी। जनता दीदी ने आज तक किसी का बुरा ना चाहा है और नहीं किया है, भगवान भी उनके साथ कभी बुरा नहीं होने देंगे, डोंट वरी। वो फिर भी रोई जा रही थी। उन्हें रोता हुआ देखकर रोशन भी खुद को संभाल नहीं पा रहा था। वो भी तो अभी सिर्फ 9 साल का ही था। गौतमी की माँ ने रोशन को गले से लगा लिया और खुद को संभालते हुए चुप हुई और फिर
मन में बोली, कल मुझे पूर्वी के घर जाना होगा, उसकी माँ कैसी होंगी। वो रोशन को खुद से दूर करके अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोली, बेटा सो जाओ, कल सुबह स्कूल जाना है। मुझे विश्वास है गौतमी मिल जाएगी, कुछ नहीं होगा मेरी बच्ची को, सो जाओ तुम। रोशन अपने सिर को अपनी माँ के सीने से लगा लेता है और बोला, माँ मैं आप ही के साथ सोऊंगा, चलिए आप भी सोइए मेरे साथ और रोइए नहीं। इधर पूर्वी के घर की भी यही हालत थी। पूर्वी की माँ शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो तो पूर्वी के कमरे में बेड पर बैठे बहुत ज्यादा गौतमी के पिता की ही तरह पूर्वी के पिता को भी पूर्वी की परवाह नहीं थी, लेकिन वो पूर्वी के बारे में ऐसी अनाप शनाप चीजें बिल्कुल नहीं सोचते थे। उन्हें थोड़ा सा टेंशन हो रहा था कि अगर पूर्वी को कुछ हो गया तो क्या होगा। सौम्या अपनी माँ को पकड़े हुए बगल में बैठी हुई थी और उन्हें शांत करने की बहुत कोशिश में थी। तब पूर्वी के पिता सोफे पर अपने सिर को पकड़कर बैठे हुए थे। वो पूर्वी की माँ को डांट कर बोले, चुप हो जाओ ना यार, कितना परेशान कर रही हो तुम मुझे। एक तो इधर पूर्वी से परेशान हूँ मैं, ऊपर से तुम रो रो कर परेशान कर रही हो। बच्चे की तरह हरकत क्यों कर रही हो तुम? चुप हो जाओ, बहुत रात हो चुकी है, आसपास के लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। तब उसकी माँ रोते हुए बोली, मेरी बच्ची गुम हुई है, किसी को क्या फर्क पड़ता है, मुझे दुनिया की परवाह नहीं। जब किसी को मेरे बच्ची की परवाह नहीं है तो आस पड़ोस के लोग परवाह करने आते हैं क्या मेरे बच्ची की, जो मैं किसी की परवाह करूं। इससे पहले कि पूर्वी के पिता कुछ आगे बोले, उसकी माँ फिर बोल पड़ी, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, मेरी आवाज से भले ही आपके सिर में दर्द हो रहा होगा, मैंने आज तक आपसे ऊंची आवाज में बात नहीं की है। शुरू से लेकर अब तक आप मेरे साथ जैसा भी व्यवहार करते आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मेरे बच्चे सलामत थे। इतने ज्यादती के बावजूद भी आपके पास आज टिकी हुई हूँ, सिर्फ अपने बच्चियों के उज्जवल भविष्य के लिए। जिस इंसान ने भी किडनैप किया है ना, वो इंसान एक बार मेरे हाथ लगे, उसकी जान ले लूंगी। पूर्वी के पिता को पूर्वी की माँ पर तो बहुत गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने उस वक्त कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा। जब से पूर्वी के माता पिता की एक दूसरे से शादी हुई थी, तब से पूर्वी के पिता पूर्वी की माँ को अपने बराबर नहीं समझते थे। पूर्वी की माँ ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी और वो कोई जॉब भी नहीं कर सकती थी, इसलिए मजबूरन पूर्वी की माँ को अपने पति के साथ रहना पड़ता था, जबकि वो असहनीय जुल्म उन पे किया करते थे। फिर भी बिना किसी शिकायत के वो चुपचाप सब कुछ सह लेती थी। तब पूर्वी के पिता बोले, मैं पूर्वी के स्कूल गया था, मैंने सोचा कि कार्तिक सर को बताऊंगा तो वो कुछ कर सकेंगे, लेकिन वो तो वहाँ थे ही नहीं। पता चला कि वो कहीं गए हैं बिजनेस के काम से। पुलिस तो ढूंढते ढूंढते हार चुकी है, सोचा वो बड़े बिजनेसमैन हैं, वो कुछ कर पाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, मुलाकात ही नहीं हुई मेरी उनसे। कार्तिक का नाम सुनते ही पूर्वी की माँ एकदम से शांत हो गई। उन्होंने मन में सोचा, कार्तिक, कहीं कहीं इन पांचों को किडनैप करने के पीछे कार्तिक का तो हाथ नहीं है ना, क्योंकि कार्तिक कुछ भी कर सकता है। पूर्वी ने मुझे सब कुछ बताया था, वो उसे पसंद भी करता है। गौतमी अभिजीत से उसका झगड़ा भी हुआ था, हो ना हो कार्तिक ही है। अगर सच में उसका हाथ है ना, तो मैं उससे नहीं छोड़ने वाली हूँ। फिर उसकी माँ ने कहा, चलिए सो जाते हैं सभी, सुबह जल्दी उठना है। सौम्या, स्कूल जाना है ना तुम्हें, चलो सो। सुबह के 8:30 बज गए। इधर कार्तिक के घर पे उसकी माँ लिविंग रूम में सोफे पर बैठी हुई प्रियांजलि से कुछ बातें कर रही थी। तभी अपने मोबाइल में लगा हुआ ऋषि वहां पर आया और अपनी माँ के बगल में बैठ गया। तब प्रियांजलि ऋषि को देखते हुए बोली, आज तुम कॉलेज नहीं जाओगे क्या? ऋषि सिर्फ नजरों को उठाकर उसे देखकर बोला, नो। और वैसे भी कार्तिक भैया तो यूरोप गए हुए हैं, कौन रोकेगा मुझे? और वापस से अपने मोबाइल में लग गया। तभी उसके व्हाट्सएप पर किसी ने एक वीडियो सेंड किया। वो व्हाट्सएप में ही अपने फ्रेंड से ग्रुप चैटिंग कर रहा था। जैसे ही उस वीडियो को देखा, उसने अपनी आंखों को बड़ी बड़ी कर ली। उसके बदले हुए रिएक्शन को देखकर उसकी माँ ने कहा, क्या हुआ, ऐसा क्या देख लिया तूने? ये कहकर उन्होंने बगल से ऋषि के मोबाइल में झांकते हुए देखा। प्रियांजलि भी ऋषि के बगल में बैठकर उस वीडियो को उसके मोबाइल में देखने लगी। तब की थी जब कार्तिक ने अपने गार्ड से उन पांचों को किडनैप करवाया था। तभी किसी ने भीड़ में से उस वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया था और सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया था। 2 दिनों में वो वीडियो बहुत वायरल हो गया था। ऋषि गौतमी की चिंता करते हुए बोला, माँ ये तो गौतमी पूर्वी है, ये अभिजीत और उनके दोस्त, ये भैया के गार्ड्स हैं जिन्हें भैया ने न्यू हायर किया था। तब उसकी माँ उसे देखकर बोली, ये किसी और के भी तो हो सकते हैं ना? ऋषि बोला, नहीं मामा, जब भैया ने इन गार्ड्स को हायर किया था ना अपने लिए,
तो मैं उन्हीं के साथ था। ये गार्ड्स बहुत टैलेंटेड हैं, इनके होते भैया को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। प्रियांजलि मन में बोली, मेरा बस चलता तो मैं सारी सच्चाई बता देती, लेकिन उज्जवल पकड़ी जाएगी, इसलिए मैं नहीं बता सकती। कार्तिक की माँ चिंता करते हुए सोच में पड़ गई। अभी वो कुछ सोच ही रही थी, तभी एक आवाज आती है, मैम। सभी ने झट से उस तरफ देखा। वो पूर्वी के स्कूल के प्रिंसिपल सर थे। उन्हीं के बगल में पूर्वी की माँ भी खड़ी थी। उन दोनों को देखकर तीनों एक साथ खड़े हो गए। कार्तिक की माँ हाथ जोड़कर प्रिंसिपल सर को नमस्ते करके पूर्वी की माँ की तरफ इशारा करते हुए उनसे बोली, कौन है ये? प्रिंसिपल सर बोले, मैम ये पूर्वी की माँ है और ये कार्तिक सर से मिलना चाहती हैं। कार्तिक की माँ ने जब ये सुना कि वो पूर्वी की माँ है तो वो बहुत ही ज्यादा घबरा गई। पूर्वी की माँ बोली, मैंने सुना कि आपके बेटे बिजनेस के काम से बाहर गए हुए हैं, तो भेंट तो नहीं हो पाएगी ना कार्तिक से? कार्तिक की माँ बोली, हाँ वो यूरोप गया हुआ है तो भेंट नहीं हो सकती। तब पूर्वी की माँ बोली, क्या कहा आपने? यूरोप? पर प्रिंसिपल सर ने तो बताया कि वो वेस्ट बंगाल गए हुए हैं। कार्तिक की माँ हैरानी से पूर्वी की माँ को देखती है और बोली, वेस्ट बंगाल? फिर उन्होंने प्रिंसिपल सर को देखा। प्रिंसिपल सर बोले, एक्चुअली मैम जाने से पहले उन्होंने बताया था कि वो वेस्ट बंगाल जा रहे हैं, वहाँ उन्हें कुछ खास काम है, और जिस दिन ये पांचों किडनैप हुए थे उसी दिन सर ने इन पांचों बच्चों की फोटो मांगी थी। मैंने अपने नंबर से सेंड कर दिया उन्हें। कार्तिक की माँ को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि कार्तिक ऐसा कुछ भी कर सकता है। कार्तिक की माँ ने अपने फोन को टेबल से उठाया और जल्दी से कार्तिक को फोन लगाती है। इधर कार्तिक अभी भी घोड़े बेचकर सो रहा था, इसी वजह से उसने अपनी माँ का कोई भी फोन रिसीव ही नहीं किया। उन्होंने कई बार कोशिश की, लेकिन एक बार भी कार्तिक ने उन्हें जवाब नहीं दिया। कार्तिक के बारे में ये सब कुछ सुनकर उन्हें बहुत बुरा लगा। उनके दिल को बहुत ठेस पहुंची थी। फिर कार्तिक की माँ ऋषि को देखते हुए बोली, ऋषि पुलिस को फोन लगाओ। ऋषि हैरानी से उन्हें देखते हुए बोला, लेकिन माँ? उसकी माँ उसके बात को काटते हुए बोली, मैंने जितना कहा उतना करो ऋषि, पुलिस को फोन लगाओ। थोड़ी ही देर में वहाँ पुलिस आती है। पुलिस से बातचीत करके कार्तिक की माँ ने उसका नंबर पुलिस को दे दिया और उनसे रिक्वेस्ट की कि उसके लोकेशन का पता लगाकर एक बार उन्हें जरूर बताएं।